यूनिट नंबर 10 करते हैं। एस ब्लैक एलिमेंट। एस ब्लैक एलिमेंट में दो हैं, एक एल्कली मेटल दूसरा एल्कली अर्थ मेटल है। इसमें दो ग्रुप आएंगे, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट है? ग्रुप नंबर 1 में है हेलिना की रब से फरियाद। अब ग्रुप नंबर 2 में है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो ये होगा ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है द एल्कली मेटल आर लो मेल्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू मेल्ट इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस टू द 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्कली मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सब जानते हैं एल्कली मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन पूछ रखा है कि ऐसा कौन सा एल्कली मेटल है जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा राइज करने पे मेल्ट होने लगता है। तो ठीक है, पहली बात तो एल्कली मेटल सबसे लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, ये तो बात सही है। और इसके साथ साथ एल्कली मेटल में अगर हम देखेंगे ग्रुप में नीचे जाने समय में मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होती है। ठीक है, यानी कि सोडियम की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा इसमें है। फिर इसके बाद पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, और सबसे कम हो जाएगी सीजीएम की मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा कम हो जाएगी सीजीएम की मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो सीजीएम सही हो जाएगा, क्वेश्चन 1 का 4th सही हो जाएगा। ठीक है, इसका और एक्यूरेट रीजन एक है कि नीचे जाने पे एटॉमिक साइज क्या हो रही है? एटॉमिक साइज क्या हो रही है? नीचे जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पे। और मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो रही है? मेटेलिक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग नीचे जाने पे डिक्रीज हो रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगी। इस प्रकार से सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसकी हो जाएगी? सीजीएम की होगी। ठीक है, सीजीएम की होगी। ये हो गया पहले का, 4th हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एल्कली मेटल रिएक्ट विद द वाटर वाइगोरसली टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर लीस्ट वाइग्रोसली? एक मिनट, ये पूछ रखा है कि एक क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एल्कली मेटल, कोई भी एल्कली मेटल हो, मान लो कि कोई भी एल्कली मेटल एक्स मान लिया, वाटर से वाइग्रोसली रिएक्ट करता है। ठीक है, वाटर से वाइग्रोसली का मतलब बहुत तेज़ी से वाटर से रिएक्ट करता है, वाइग्रोसली का मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करता है वाटर से। ठीक है, ठीक है, ओके। और रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और डाइहाइड्रोजन बनाता है, मतलब H2+ XOH बनाएगा। ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके H2+ M+ और OH- बनाएगा। ठीक है, या XOH बना देते हैं, या X+ और +OH- बना देते हैं। फिलहाल इसको छोड़ो, हाइड्रोजन ये सब बनाएगा। इसमें नहीं पूछा क्या बनाएगा, इसमें पूछा कि कौन सा ऐसा एल्कली मेटल है जो वाटर से लीस्ट वाइग्रोसली रिएक्ट करता है, मतलब सबसे कम मतलब सबसे कम रिएक्टिव होता है, या ऐसे बोलो सबसे कम क्या बोलते हैं, वाइग्रोसली का मतलब होता है जोशीले, बस उस सबसे कम वाइग्रोस रिएक्ट करता है, तो होता है लिथियम। क्यों होता है लिथियम? लिथियम इसलिए होता है कि लिथियम की साइज़ तो पहली बात तो बहुत स्मॉल है। ठीक है, लिथियम की साइज़ स्मॉल है, और इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई है, जिसकी वजह से लिथियम जो है बहुत कम रिएक्टिव है वाटर से। वाटर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट नहीं करता है, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, तो लिथियम हो जाएगा, दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर, सजेस्ट द फैक्टर विच मेक लिथियम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। तो पहली बात तो जो है एल्कली मेटल के जो है रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, नीचे जाने पे क्या होता है रिड्यूसिंग पावर, नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर घटता है। ठीक है, तो लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पे बढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है लिथियम का, रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पे बढ़ता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज डाउन
द ग्रुप, ठीक है। एंड लिथियम की रिड्यूसिंग पावर, लिथियम एक्सेप्शन है, लिथियम सबसे लास्ट जाएगा। सोडियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, उससे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी पोटेशियम की, उससे ज़्यादा होगी रुबिडियम की, रुबिडियम ज़्यादा सीजियम की, लेकिन सबसे ज़्यादा होगी लिथियम की। अब यही पूछा है कि लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा क्यों है, और यही एक्सेप्शन भी है, इसलिए ज़्यादा होती है लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लिथियम की जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ की लिथियम की साइज भी बहुत स्मॉल साइज की होती है, लिथियम आयन जो होता है बहुत स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। स्मॉल साइज एक चीज़, दूसरी चीज़ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। और इसकी जो लिथियम आयन की अगर हम इलेक्ट्रोड से देखेंगे, क्या बोलते हैं, इनर्ट वैल्यू देखेंगे, तो इनर्ट वैल्यू इसकी हाई निगेटिव होती है, सबसे ज़्यादा निगेटिव होती है, हाई निगेटिव होती है। तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर का काम करता है लिथियम। इसी वजह से 3 रीजन दे सकते हैं, पहला स्मॉल साइज, दूसरा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, तीसरा निगेटिव हाई वैल्यू, इनर्ट का जो वैल्यू होता है वो हाईली निगेटिव होता है। लेकिन इसमें से बस ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो तीसरे का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग to give metal oxide and carbon dioxide, which of the metal carbonate is most stable thermally। ये पूछ रखा है सीधी सीधी सी बात कि कौन सा मेटल कार्बोनेट है जो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है या मोस्ट थर्मली स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी याद रखो, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। लेकिन किसकी किसकी, जैसे एक कार्बोनेट की हो गई, सल्फेट की हो गई, ठीक है, कार्बोनेट और सल्फेट की हो गई, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ओके, ये इन सब की जो है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप जाने पे। तो हिसाब से ट्रिक हिसाब से तो लगा सकते हैं कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा नीचे सबसे ज़्यादा कौन है, बेरिलियम कार्बोनेट की, उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उससे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की, सबसे ज़्यादा बेटा कार स्कूटर ऐसा सबसे ज़्यादा बेरियम कार्बोनेट की हो जाएगी, यानी चौथे का फोर्थ सही हो जाएगा। इसका रीजन देंगे तो रीजन साधारण ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है, इसलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है कार्बोनेट की वो भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। लेकिन याद ही रखो ज़्यादा सही है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यहाँ भी एक ट्रिक बना देते हैं पूरा, एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, ठीक है, और एटॉमिक साइज हो गया, मेटेलिक करेक्टर हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गई और रिएक्टिविटी हो गई, ठीक है। ये सब ए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे भी, थर्मल स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर सकते कोई मतलब नहीं है। टी थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक करेक्टर, ये नॉर्मली होते हैं इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ए तेरी टी बी का मतलब थर्मल, यहाँ से थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, और ये बी का मतलब हो गया बेसिक करेक्टर, ये हो गया रिएक्टिविटी या रिड्यूसिंग पावर भी हो गया, ठीक है, रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर दोनों हो गया, ठीक है। ये इंक्रीज डाउन द ग्रुप हो गया, एटॉमिक साइज, मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। नॉर्मल एक्सेप्शन नहीं लेकिन, ओके ओके। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी से मतलब था हमको थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो बेरिलियम कार्बोनेट हो जाएगा। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज भी होती है किसकी, जो मोनोवेलेंट होते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी मेटल का हाइड्राइड है, ठीक है, तो ये मेटल का हाइड्राइड जो है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द कार्बोनेट गिवन बिलो इज अनस्टेबल इन एयर एंड केप्ट इन CO2 एटमॉस्फेयर टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन। तो ऐसा कार्बोनेट कौन सा है जो एयर में अनस्टेबल होता है, उसको CO2 एटमॉस्फेयर में केप्ट करके रखा जाता है ताकि डिकम्पोजिशन को अवॉइड कर सके। तो ये होता है BeCO3, मतलब बेरिलियम कार्बोनेट है, ओके। बेरिलियम कार्बोनेट को CO2 में रखा जाता है, एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रखा जाता है बेरिलियम कार्बोनेट को, ताकि वो डिकम्पोजिशन को अवॉइड कर सके, ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मेटल्स फ्रॉम बेसिक हाइड्रोक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक। तो बेसिक करेक्टर नॉर्मली जो होता है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बेसिक करेक्टर जो होता है एस ब्लॉक का इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब देख लो किसकी बेसिक करेक्टर सबसे लीस्ट होगी। सबसे लीस्ट वैसे तो आएगा इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब सबसे ऊपर वाले से ज़्यादा होगा, सबसे नीचे वाले सबसे कम होगा। तो बेरियम 8 छठे का 4 आना चाहिए। नहीं, एक मिनट बेरियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप ना, हाँ सॉरी, बेसिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इंक्रीज का मतलब सबसे ऊपर वाले का सबसे कम होगा, सबसे नीचे वाले सबसे ज़्यादा, तो छठे का 4 नहीं होगा, छठे का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर बेरियम हाइड्रोक्साइड का होगा, उससे ज़्यादा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उससे ज़्यादा बेसिक करेक्टर होगा बेटा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इससे ज़्यादा होगा SROH टेकेंटोइस का, सबसे ज़्यादा होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे लिस्ट पूछा है ना, लिस्ट तो सबसे ज़्यादा बेरियम का, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं तो मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम दे रखा तो छठे का फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सम ऑफ द ग्रुप 2 मेटल हैलाइड आर कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एमंग द फॉलोइंग मेटल हैलाइड द वन विच इज सॉल्युबल इन द इथेनॉल इज। इन चारों मेटल हैलाइड में से कौन सा मेटल हैलाइड है जो इथेनॉल में सॉल्युबल है, तो ऐसा कौन सा है। तो ठीक है, पहली बात तो सॉल्युबिलिटी से एक समझ लो, सॉल्युबिलिटी वो होता है जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा, जो कोवेलेंट कंपाउंड होगा ज़्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो देख लो चारों में से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा है, तो कोवेलेंट करेक्टर भी पहचान रूल लगाएंगे। कोवेलेंट करेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बटा साइज ऑफ कैटायन। तो देख लो चार्ज में तो सब तो सेम है, Be2+ है, ठीक है, Mg2+ है, Ca2+ है। चार्ज से मतलब है, साइज से मतलब है साइज ऑफ कैटायन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट करेक्टर। जिसकी साइज सबसे ज़्यादा उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी है, या जिसकी साइज सबसे कम उसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा। जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी, नहीं जिसकी साइज सबसे कम, हाँ जिसकी साइज सबसे कम, तो बेरिलियम 2+, बेरिलियम क्लोराइड की साइज सबसे क्या होगी, कम होगी, तो कोवेलेंट करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा होगा यानी BeCl2 का। और BeCl2 का कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा यानी कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यही होगा। ठीक है, यही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होगा या ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, या बोलो कि सॉल्युबल ही होगा, तो सातवें का फर्स्ट सही हो जाएगा। या एक रीज़न और दे सकते हैं कि बेरियम हाइलाइड जो है क्या बोलते हैं, ठीक है, बेरियम हाइलाइड वही एक ही रीज़न है, कोवेलेंट है बस। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो सिंपल है, ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग अनएसन एंथैल्पी इन द एल्कली मेटल। तो सबको पता होगा कि AI ट्रिपल नहीं जाने पे क्या होती है, घटती है। अब AI ट्रिपल क्या है, ट्रिपल एग्जाम नहीं। AI ट्रिपल का मतलब हो गया कि अनएसन एनर्जी, एक आई का मतलब याद नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इसी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अनएसन एनर्जी, ठीक है, और एसिडिटी लेकिन ये बहुत एक्सेप्शन भी मिलेंगे, सब में एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन नॉर्मली बात हो रही है कि ग्रुप में नहीं जाने पे क्या होते हैं, ये तीनों ये चारों ग्रुप में नहीं जाने पे घटते हैं यानी डिक्रीज होते हैं। तो देख लो अनएसन एंथैल्पी नीचे जाने पे डिक्रीज होगी, यानी कि सोडियम की सबसे ज़्यादा अनएसन एंथैल्पी, फिर लिथियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबीडियम की। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन की बात नहीं है, तो 8वें का फर्स्ट सही हो जाएगा। एक मिनट सोडियम क्या अनएसन एंथैल्पी डिक्रीजिंग अनएसन एंथैल्पी ना, सोडियम लिथियम पोटेशियम रुबीडियम, ओ सॉरी यहाँ वेरी सॉरी, लिथियम पहले आएगा ना, लिथियम, ये गलत हो गया यहाँ पे, लिथियम पहले आता है, फिर सोडियम आता है, फिर रुबीडियम, लिथियम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम आता है, ये ऑर्डर सही रहेगा। तो इसमें से थर्ड सही आ जाएगा, 8वें का थर्ड सही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हाँ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, देखते हैं।